हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेय पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पेय पदार्थ के बारे में। और देखिए, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पिछली क्लास में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, जो कि अनाज के बारे में पढ़ा, क्या कि दाल के बारे में पढ़ा। दाल में कितने कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें, कौन कौन से उसके पोषक मूल्य होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और हमने क्या पढ़ा कि गेहूं के बारे में समझा, और भी हम लोगों ने फलियां वगैरह इन सब चीज़ के बारे में जाना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि, और जो पिछली क्लास में क्या था उसमें पढ़ा था हम लोगों ने सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था कि सोयाबीन में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में कितना? 40%। कितना प्रोटीन पाया जाता है? 40%। और सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन इसी में पाया जाता है। सोयाबीन से कई खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जाना कई ऐसे पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि सोयाबीन से क्या तैयार किया जाता है? दूध तैयार किया जाता है। और सोयाबीन से क्या तैयार किया जाता है? टेम्पे तैयार किया जाता है। जो कि कैसे तैयार किया जाता है, अगर इन दोनों में पूछा जाए कि इसमें कौन सा पदार्थ ऐसा है कि जिसको खमीरीकृत करके बनाया जाता है, तो किसको बनाते हैं? टेम्पे को जो है वो खमीरीकृत करके तैयार किया जाता है। और सोयाबीन से दही भी तैयार होता है। और क्या बनता है? इससे पनीर भी बनता है। इससे पनीर बनता है। अगर पूछा जाए तो गरीबों का मांस क्यों कहा जाता है और किसे कहते हैं? गरीबों का मांस पूछा जाए तो गरीबों का मांस किसे कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं। किसे? सोयाबीन को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है, इसमें प्रोटीन की पोषक मूल्य जो होते हैं, इन सब की इतनी अच्छी खासी मात्रा होती है, मतलब अच्छे पोषक तत्व होते हैं। इसकी आप देख लीजिए कि सिर्फ 40% कितना? 40% सिर्फ इसमें प्रोटीन ही है। तो ये क्या है, ये आसानी से गरीब लोग क्या है, आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन मांस में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है, तो मांस जो है वो गरीब लोग आसानी से नहीं खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, इसीलिए इसे सोयाबीन को क्या कहा जाता है? गरीबों का मांस कहा जाता है। क्या? गरीबों का मांस कहा जाता है ना। और क्या हम लोगों ने जाना था कि इसका, ये सोयाबीन जो है ये कहाँ पर? अमेरिका में प्रथम स्थान पर है ना। अमेरिका में क्या है? प्रथम स्थान पर है। और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस तरीके से हम लोगों ने समझी। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पेय पदार्थ के बारे में। पेय पदार्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पेय पदार्थ कई होते हैं, चाहे वो देखिए मतलब कुछ नशीले भी पदार्थ होते हैं, कुछ जो है जो हमको एनर्जी देते हैं, कुछ हमको क्या करते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? पेय पदार्थ कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनको देखते हैं। देखिए, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ क्या होता है? पीने योग्य कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है? पेय पदार्थ कहलाता है। पीने योग्य मतलब जो भी पदार्थ हम पी सकें, पीने योग्य कोई भी पदार्थ पेय पदार्थ कहलाता है। तो पीने योग्य कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है? पेय पदार्थ कहलाता है। हमारी बॉडी को क्या करते हैं ये पेय पदार्थ? हाइड्रेट करते हैं। हमारी बॉडी को पेय पदार्थ हाइड्रेट करते हैं। हाइड्रेट रखने के लिए होते हैं। हमारी बॉडी को पेय पदार्थ जो होते हैं वो हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी होते हैं। और ये क्या करते हैं पेय पदार्थ? ये क्या करते हैं? ये पेय पदार्थ जो होते हैं ये हमारी बॉडी को पोषण देते हैं। को क्या करते हैं? पोषण देते हैं। पोषण देते हैं, हमारी बॉडी को पोषण देते हैं। और क्या करते हैं? उत्तेजना उत्तेजना देते हैं। और क्या करते हैं कि ये
जो है कि उत्तेजना देते हैं, और भी कई ऐसे होते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब पेय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। हमारी बॉडी को क्या करेंगे, जो भी ऐसा पदार्थ कि हम उसको पिए ना, उसको पी सकें, उसको चबाना ना पड़े, तो क्या है वो पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में निर्जलीकरण की समस्या को, यानी हाइड्रेट रखने का, हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने का कार्य करते हैं। अभी यही देखिए गर्मी का समय आएगा, अभी तो पानी की ज़रूरत कम है, लेकिन गर्मी का समय जैसे जैसे आएगा आप देखिए उसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। उसमें से हम लोग कहते हैं खाने, मतलब उस टाइम खाने से ज़्यादा क्या होना चाहिए कि पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, कि आप जितना लिक्विड आहार लीजिए। आप उस टाइम तरबूज वगैरह देखिए उस टाइम मिलते हैं, तो आप जितना लेंगे उतना ही आपका शरीर जो है वो हाइड्रेट रहेगा। उस टाइम पसीने होते हैं, उस टाइम मेहनत धूप की वजह से पसीने होते हैं, तो क्या है उस टाइम ये ठोस आहार लेने के बजाय कौन सा आहार, मतलब लिक्विड आहार लेना चाहिए। और क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि पेय पदार्थ जो होते हैं, अगर इसमें सबसे प्रमुख बात की जाए, सबसे प्रमुख पेय पदार्थ कौन से होते हैं, तो वो क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। सबसे प्रमुख पेय पदार्थ कौन से होते हैं, पानी होते हैं ना। और क्या हम लोग देखते हैं कि सबसे प्रमुख क्या होता है, पानी होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी की मात्रा हमारे शरीर में होनी बहुत ज़रूरी होती है। हम कितना भी खा लें, लेकिन जब तक पानी नहीं है, इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है, मतलब पानी जो है वो हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर सबसे प्रमुख पेय पदार्थ की बात की जाएगी तो वो क्या है, वो पानी है। और अलग अलग प्रकार के जानते हैं हम लोग कि अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ की हमारे शरीर में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग पेय पदार्थ की हमारे शरीर में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। कुछ इसमें क्या करते हैं, कुछ हमें पोषण देते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ हमें पोषण देते हैं और कुछ हमें पोषण देते हैं, तथा कुछ निर्जलीकरण को रोकते हैं। और क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। और इन सब में अगर बात की जाए तो जो जल है वो सबसे मुख्य है, सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है। तो अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं और जो कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ क्या करते हैं, हमें पोषण देते हैं, कुछ हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, कुछ हमारे शरीर में निर्जलीकरण की समस्या को खत्म करते हैं या उससे बचाते हैं, और कुछ जो है ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं कि पेय पदार्थ के कार्य। ये पेय पदार्थ के कार्य क्या हैं? अब इसके कार्य में हम लोग देखेंगे कि ये क्या करते हैं, प्यास बुझाते हैं। ये प्यास बुझाते हैं और स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जो स्फूर्ति, मतलब पेय पदार्थ जो होते हैं स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करते हैं। तो हमने क्या देखा कि कुछ इसमें पेय पदार्थ प्यास बुझाते हैं,
कुछ इसमें क्या करते हैं, स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करते हैं, और कुछ जो है वो मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करते हैं और क्या करते हैं कि अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाते हैं। क्षार का संतुलन बनाते हैं। तो कुछ क्या करेंगे, कुछ मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, कुछ अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाते हैं, और क्या करते हैं, निर्जलीकरण को दूर करते हैं और शरीर को तरल बनाए रखते हैं। शरीर को तरल रखना, और क्या कार्य करता है कि जल और पेय पदार्थ के क्या कार्य करते हैं, पौष्टिकता प्रदान करना। पौष्टिकता प्रदान करना, जैसा कि अगर हम लोग देखिए फल जो फलों का जूस होता है वो क्या करते हैं कि वो पौष्टिकता ही तो प्रदान करते हैं। दाल का पानी हो गया, फलों का जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं ये सब क्या करते हैं कि हमारे शरीर में पौष्टिकता प्रदान करती हैं। और क्या होता है, कार्य क्षमता को विकसित करना। ये क्या करते हैं कि पेय पदार्थ जो होते हैं ये कार्य क्षमता को बढ़ावा देते हैं। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है तो देखिए अगर वो नींबू, चीनी, पानी जो भी है इस तरीके का घोल बनाकर पी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, कार्य क्षमता को विकसित करना। और क्या करते हैं, स्मरण एवं विचार शक्ति, स्मरण एवं विचार शक्ति बढ़ाना। तो अगर व्यक्ति को कमजोरी लगेगी, उसको चक्कर आएगा, देखिए किसी व्यक्ति को चक्कर आता है तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क दिया जाता है, 1-2 घूंट पानी पिला दिया जाता है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारी कार्य क्षमता में पेय पदार्थ जो होते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। और क्या करते हैं, ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को ये तेजी लाते हैं या उसमें वृद्धि करते हैं। स्मरण एवं विचार शक्ति बढ़ाना। पौष्टिकता की बात की जाए तो ये पौष्टिकता प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप फलों का जूस ले लीजिए, नारियल पानी लीजिए, दाल का पानी ले लीजिए, मतलब कुछ भी आप लिक्विड ले लीजिए, ये पेय पदार्थ क्या करते हैं, पौष्टिकता प्रदान करते हैं और शरीर को तरल रखते हैं। चाहे कहिए शरीर को ये क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं ना। निर्जलीकरण की समस्या क्या होता है कि नहीं होने देते। देखिए जब कब्ज वगैरह की जब लूज मोशन वगैरह होता है, जब अतिसार वगैरह, डायरिया वगैरह हो जाती है, जब डायरिया एक कंडीशन में क्या होता है कि उस टाइम जब मतलब क्या होता है उस टाइम निर्जलीकरण की दिक्कत हो जाती है ना। तो ये पेय पदार्थ क्या होते हैं उस टाइम उससे बचाते हैं। और अम्ल एवं क्षार का संतुलन भी पेय पदार्थ बनाए रखते हैं। मस्तिष्क में जो सोचने समझने की क्षमता को क्या करते हैं, ये उत्तेजित करते हैं, मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करते हैं, प्यास बुझाते हैं। तो ये क्या है, ये पेय पदार्थ के कार्य है ना। अब आगे देखते हैं पेय पदार्थ का वर्गीकरण, कौन कौन से पेय पदार्थ होते हैं इसके बारे में देखते हैं। पेय पदार्थ का वर्गीकरण। अब ये पेय पदार्थ का वर्गीकरण इसमें क्या होते हैं, ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं, एक अकार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं। कार्बनिक तो हमने क्या देखा, पेय पदार्थ का वर्गीकरण में कार्बनिक पेय पदार्थ और दूसरे की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये अकार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं। अब ये 2 हो गए, या इसे बोलिए कि नॉन कार्बनिक।
या तो कार्बनिक पेय पदार्थ बोलिए, अकार्बनिक या नॉन कार्बनिक पेय पदार्थ। तो ये दो प्रकार के पेय पदार्थ हो गए ना, एक क्या हो गया कार्बनिक पेय पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पेय पदार्थ और तीसरा नॉन कार्बनिक पेय पदार्थ। अब कार्बनिक पेय पदार्थ की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें देखिए कोको कोला हो गया और मिरिंडा हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं। माउंटेन ड्यू है ना, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाते हैं। और क्या हो गया लिम्का हो गया, मतलब ये सब जो इस सब टाइप के होते हैं वो हमारे शरीर को क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या होते हैं कार्बनिक पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब नॉन कार्बनिक पेय पदार्थ की बात की जाए यानी अकार्बनिक पेय पदार्थ में क्या हो गया चाय, कॉफ़ी, कोको। तो हम लोगों ने देखा कि जो पेय पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक होता है दूसरा अकार्बनिक होता है। और जो कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं ये कौन से होते हैं, ये इसमें देखिए कोको कोला, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और लिम्का ये सब हो गए। और अकार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं जो इसे कहते हैं नॉन कार्बनिक पेय पदार्थ, इसमें चाय, कॉफ़ी, कोको ये दो हो गए। और इसमें बात की जाए ये पहला प्रकार है, दूसरा है ना, और तीसरे की बात की जाए तो फलों से प्राप्त पेय पदार्थ। कौन से, फलों से प्राप्त पेय पदार्थ। इसमें क्या हो गया, चाहे जिस फलों का रस हो गया, चाहे जो भी फल होते हैं उनके रस हो गए, फलों का रस, फलों का रस, चाहे उसमें आम का रस लिख लीजिए, चाहे आप मौसम्मी का रस लिख लीजिए, मौसम्मी का, मतलब चाहे जो भी प्रकार का रस हो, अगर वो फलों से प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, फलों से प्राप्त पेय पदार्थ यानी फलों से प्राप्त रस बोलते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा कि कार्बनिक पेय पदार्थ जो होते हैं इनका वर्गीकरण कई भागों में होता है कि यह पहला देखा हमने कार्बनिक पेय पदार्थ जिसमें क्या हो गया कोको कोला, मिरिंडा ये सब चीज़ें हो गई, पेप्सी, माउंटेन ड्यू हो गया। और अगर अकार्बनिक पेय पदार्थ यानी नॉन कार्बनिक पेय पदार्थ की बात करेंगे तो चाय, कॉफ़ी, कोको ये सब हो गए। और तीसरा बात करेंगे फलों से प्राप्त पेय पदार्थ, तो ये क्या होते हैं, इसमें फलों का रस हो गया ना। और चौथे नंबर पे देखेंगे एल्कोहलिक पेय पदार्थ, क्या कहेंगे, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, एल्कोहलिक अब एल्कोहलिक पेय पदार्थ में क्या होता है, इसमें बियर हो गया ना, शराब हो गया, ताड़ी हो गई, क्या बियर, शराब, ताड़ी और क्या रम, देसी दारू, बियर, शराब, ताड़ी, रम, देसी दारू और विस्की और ब्रांडी। ये सब कैसे पदार्थ हैं, एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं। तो कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। पहला कार्बनिक पेय पदार्थ जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मिरिंडा, कोको कोला, पेप्सी ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, अकार्बनिक पेय पदार्थ यानी नॉन कार्बनिक पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, कोको। फिर हमने क्या देखा, फलों के प्राप्त पेय पदार्थ यानी फलों का रस, आम, मौसम्मी। फिर एल्कोहलिक पेय पदार्थ हुआ जिसमें बियर, शराब, ताड़ी ये सब, रम, देसी दारू, विस्की, ब्रांडी ये सब हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, कार्य के आधार पर पेय पदार्थ। कार्य के आधार पर पेय पदार्थ। अब ये कार्य के आधार पर पेय पदार्थ कौन कौन से हो गए, पहला है पोषण देने वाले पेय पदार्थ। क्या, पोषण देने वाले पेय पदार्थ।
और दूसरा क्या हो गया, नशीले पेय पदार्थ। पहला हमने क्या पढ़ा, पोषण देने वाले पेय पदार्थ, दूसरा नशीले पेय पदार्थ। अगर पोषण देने वाले पेय पदार्थ की बात की जाएगी तो इसमें कौन कौन से हो गए कि क्या, पहला पोषण देने वाले नशीले पेय पदार्थ, और तीसरा हो गया क्या, स्फूर्ति ताजगी देने वाले। तो इसमें कौन कौन से हो गए, पोषण देने वाले पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ, स्फूर्ति ताजगी देने वाले पेय पदार्थ। तो पोषण देने वाले में कौन कौन से हो गए, पोषण कौन कौन से देते हैं, जैसे इसमें फलों का रस हो गया, फलों का रस, छाछ, दूध, लस्सी और मट्ठा, ये सब चीज़ें, गन्ने का रस, मतलब ये सब क्या है, ये सब हमें पोषण प्रदान करते हैं। अब बात की जाए नशीले पेय पदार्थ की, तो नशीले पेय पदार्थ में क्या हो गया, इसमें नशीले पेय पदार्थ में विस्की, दारू, रम, बियर, ये सब चीज़ें कैसी हो गई, ये सब नशीले पेय पदार्थ के अंतर्गत आ गई। अब स्फूर्ति और ताजगी की बात आएगी तो स्फूर्ति ताजगी कौन इसमें होते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोको। तो ये 3 पदार्थ हो गए इसमें, स्फूर्ति देने वाले या ताजगी देने वाले पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कोको। और नशीले पेय पदार्थ की बात की जाएगी, विस्की हो गई, दारू हो गया, रम हो गया, ये सब क्या है, बियर हो गई, ये सब चीज़ें, ताड़ी हो गई, ये सब क्या है, नशीले, जो कि जिससे पीने से क्या होता है, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और ये क्या करते हैं, ये जिससे नशा वाली ये पेय पदार्थ होते हैं, इसको पीने के बाद व्यक्ति नशे में रहता है। और अगर पोषण की बात की जाए तो देखिए ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फलों का रस, छाछ, ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे एक एक करके, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्फूर्ति ताजगी देने वाले पेय पदार्थ, यानी चाय को पढ़ेंगे, उसके बाद कॉफ़ी को, फिर क्या, कोको को पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं चाय के बारे में। अब ये चाय देखेंगे, चाय जो है इसके वृक्ष का नाम क्या है, कैमलिया। किस वृक्ष से, कैमलिया वृक्ष से। चाय जो है, चाय कैमलिया नामक वृक्ष की पत्तियों से बनती है। तो चाय कैमलिया नामक वृक्ष की पत्तियों से बनाई जाती है और ये कैसी पदार्थ है, यह एक खमीरीकृत पदार्थ है। कैसा है, यह एक खमीरीकृत पदार्थ है। तो चाय कैमलिया नामक वृक्ष की पत्तियों से बनती है। यह एक कैसा पदार्थ है, यह एक खमीरीकृत पदार्थ है। कैसा, खमीरीकृत पदार्थ है। और ये दार्जिलिंग में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन तो दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन जो होता है वह अच्छा होता है। कहाँ, दार्जिलिंग में। और विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश
भारत है। कहाँ पर है? भारत है। और प्रमुख चाय जो है ये उत्पादित, इसमें उसके बाद कौन से हैं और भी प्रमुख जो होते हैं वो भारत है। भारत, चीन, श्रीलंका। तो चाय जो है वो किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कैमलिया नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। और ये कैसा पदार्थ है? ये खमीरीकृत करके बनाया जाता है। देखिए चाय हम लोग पीते हैं ना, तो व्यक्ति को लगता है कि वो उसके अंदर थोड़ी सी स्फूर्ति आ गई ना, तो ये क्या है कि चाय जो है वह एक खमीरीकृत पदार्थ है। और चाय दो होती हैं, एक काली चाय होती है, दूसरी कैसी चाय होती है? हरी चाय होती है। तो काली चाय जो होती है वो खमीरीकृत करके बनाई जाती है, लेकिन हरी चाय को खमीरीकृत नहीं करना पड़ता है। और चाय उत्पादन अच्छा स्रोत कहाँ है? ये दार्जिलिंग में है। विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कहाँ है? भारत में है। और भारत, चीन, श्रीलंका ये क्या है? चाय उत्पादन के देश हैं। और क्या और देखते हैं कि चाय के प्रकार देखते हैं, चाय कितने प्रकार की होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि चाय जो है वो दो प्रकार की होती है, एक हरी चाय होती है, काली चाय। तो चाय कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। चाय के प्रकार कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। काली चाय और हरी चाय, ये दो प्रकार की चाय हो गई ना, जो कि हम लोग के घरों में ये यूज़ की जाती है। कोई देखिए ज़्यादातर घरों में। और सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली चाय कौन बात की जाएगी तो कौन सी है? ये हरी चाय जो है वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन कोई भी चाय जो है बहुत मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। तो हम लोग चाय के प्रकार के बारे में देखेंगे। चाय कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और यहाँ पर जो चाय है, काली चाय जो होती है, यह जो है ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो वो क्या है? हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। और हरी चाय जो होती है ये नुकसान नहीं करती है। और यहाँ पर बात की जाए अगर हरी चाय की, तो ये इसको खमीरीकृत करके नहीं बनाया जाता है, लेकिन काली चाय को क्या है? वो खमीरीकृत करके बनाया जाता है। अब देखेंगे काली चाय के बारे में, यानी यहाँ पर काली चाय जो है बनाने के लिए पत्तियों को सुखाने से पूर्व चाय बनाने के लिए पत्तियों को सुखा देते हैं। क्या करेंगे? काली चाय बनाने के लिए पत्तियों को सुखाने से पूर्व क्या करते हैं कि उसे खमीरीकृत कर दिया जाता है। खमीरीकृत कर दिया जाता है। और तत्पश्चात क्या करेंगे? तत्पश्चात उसके बाद क्या करेंगे? कॉपर ट्रे में, कहाँ पर? कॉपर ट्रे में रखकर मुरझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है। तो हमने क्या देखा? चाय के प्रकार। चाय दो प्रकार के होते हैं, एक काली चाय होती है, दूसरी हरी चाय होती है। काली चाय को बनाने के लिए पत्तियों को सुखाकर उसे खमीरीकृत कर दिया जाता है। उसके बाद उसे कॉपर ट्रे में रखकर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हरी चाय की बात आएगी तो हरी चाय क्या करते हैं? हरी चाय को खमीरीकृत नहीं किया जाता है। इसमें चाय की ताज़ा पत्तियों को वाष्प देकर तैयार की जाती है। तो ये हरी चाय जो होती है ये चाय की ताज़ा पत्तियों को वाष्प देकर तैयार की जाती है। और बात की जाए काली चाय की, तो काली चाय बनाने के लिए इसे
काली चाय बनाने के लिए इसे पहले क्या करते हैं कि पत्तियों को तोड़कर खमीरीकृत कर दिया जाता है, उसके बाद कॉपर ट्रे में रखकर क्या करते हैं, सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गई, ये काली चाय हो गई और हरी चाय हो गई ना। और इसे क्या होता है, इसे खमीरीकृत जो है वो नहीं किया जाता है। हरी चाय को इसे खमीरीकृत नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। डेंट ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि चाय में कौन सी चाय ऐसी है जिसे खमीरीकृत करके बनाया जाता है, तो क्या कहेंगे कि काली चाय को खमीरीकृत करके बनाया जाता है। और किसे खमीरीकृत करके नहीं बनाते हैं, तो हरी चाय को खमीरीकृत करके नहीं बनाया जाता है। और चाय जो होती है वो कई प्रकार की होती है ना। एक क्या होती है कि आलांग टी, ये क्या होता है, इसको देखते हैं। एक काली चाय हो गई, हरी चाय हो गई, अब देखते हैं अलांग टी। अलांग टी यानी अब ये कौन सी चाय होती है, यह जो होती है ये चाय, काली चाय को क्या किया गया था, खमीरीकृत करके बनाया गया था ना। और हरी चाय को खमीरीकृत नहीं किया गया था, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसे अर्ध खमीरीकृत करते हैं। इसे इस चाय को अर्ध खमीरीकृत इसे अर्ध खमीरीकृत मुख्यतः कैसे, मुख्यतः फार्मोसा से तैयार की जाती है, तैयार की जाती है। यह हरी एवं काली चाय, यह हरी चाय एवं काली चाय के मध्य की स्थिति है, स्थिति है। तो हमने क्या देखा कि इस चाय को अर्ध खमीरीकृत करके बनाते हैं, मुख्यतः इसमें फार्मोसा से तैयार किया जाता है। यह किसकी स्थिति की है, हरी चाय और काली चाय के मध्य की स्थिति है। अब देखते हैं चाय का संगठन। चाय के संगठन में हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जैसा कि हम लोग चाय के बारे में जानते हैं, चाय में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई थी, कैफीन पाया जाता है। चाय का संगठन, इसमें क्या देखेंगे, चाय का संगठन। और अगर बात की जाए चाय के संगठन की, तो चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। क्या, कैफीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, और टैनिन पाया जाता है। टैनिन पाया जाता है। और क्या, और चाय में महक भी होती है ना, महक भी होती है। तो तीन चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, कैफीन, टैनिन और महक भी होती हैं। अब कैफीन की बात की जाए, कैफीन जो होता है, कैफीन ये क्या होता है, ये हमारे शरीर को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। और चाय में कितना, 4 से 6%, कितना, 4 से 6% कैफीन पाया जाता है। 4 से 6% क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। और बात की जाए कैफीन की, तो कैफीन जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो इसमें टेस्ट होता है, इसमें स्वाद होता है, वो भी स्वाद भी कैफीन की वजह से होती है, भी कैफीन वजह से होती है। और ये कैफीन जो है
ये हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाय जो है वो बच्चों को नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? बच्चों को या किसी को भी देखिए चाय जो हो नुकसान पहुंचाती है। तो चाय जो है अगर बात की जाए तो बच्चों को क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये चाय यानी जो कैफीन होती है यह कैल्शियम और आयरन को अवशोषित नहीं होने देती। किसको? कैल्शियम और आयरन को अवशोषित नहीं होने देती। तो हमने क्या देखा? कैफीन में, चाय का संगठन में टैनिन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है और चाय में महक होती है। तो जो कैफीन पाया जाता है ये हमारे शरीर को क्या करता है? उत्तेजित करता है। कितना? 4 से 6% इसमें कैफीन की मात्रा होती है। कैफीन क्षारीय प्रकृति का होता है और स्वाद भी कैफीन की वजह से होता है और ये कैल्शियम और आयरन को अवशोषित नहीं होने देता। तो ये हम लोगों ने देखा कैफीन के बारे में। अब देखते हैं टैनिन के बारे में। अब देखेंगे चाय में हमने क्या पढ़ा? चाय में कैफीन ना। अब टैनिन को देखेंगे। क्या है टैनिन? टैनिन को देखेंगे तो चाय में कितना % टैनिन पाया जाता है? 14%। चाय में 14% टैनिन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? और कैफीन कितना था? कैफीन की मात्रा 4 से 6% थी ना। और चाय में टैनिन कितना है? 14% है। और टैनिन का और क्या होता है कि इससे क्या होती? टैनिन की वजह से भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती है और इससे पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। तो हमने क्या देखा? चाय में 14% टैनिन पाया जाता है, इससे भूख नहीं लगती है और पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अब महक को देखेंगे कि महक किसकी वजह से होता है? महक के लिए वॉलेटाइल तत्व के कारण महक आती है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे वाष्पशील तेल बोलते हैं। क्या? इसे वाष्पशील तेल कहते हैं। तो क्या हमने देखा कि महक जो है ये किसकी वजह से आती है? वॉलेटाइल तत्व के कारण महक आती है और इसे क्या बोलते हैं? वाष्पशील तेल बोलते हैं। तो चाय के बारे में हमने क्या देखा कि जो चाय है इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। अगर संगठन की बात की जाए कौन कौन से? एक होता है कि इसमें कैफीन होता है, दूसरा टैनिन होता है, तीसरा महक होता है ना। और उसके बाद अगर कैफीन की बात की जाए तो इसमें 4 से 6% इसमें कैफीन की मात्रा होती है, जो क्या करती है कि कैफीन जो है वो हमारे वो जो कैफीन होती है वह कैल्शियम और आयरन का अवशोषण नहीं होने देती है। ये कैफीन की बात हो गई। अब बात करें टैनिन की, तो टैनिन क्या करता है? ये हमें भूख नहीं लगने देता और हमारे पाचन तंत्र को टैनिन प्रभावित करता है। तो ये टैनिन हो गया। महक की बात की जाए तो वॉलेटाइल तत्व के कारण महक आती है। इसे क्या बोलते हैं? वाष्पशील तेल के नाम से जानते हैं। किसे? इसे वाष्पशील तेल कहते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इसके बारे में। और जो व्यक्ति ज़्यादा चाय पीते हैं उनमें क्या दिक्कतें आती हैं? ज़्यादा चाय पीने से कब्ज की दिक्कत आने लगती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो टैनिन है वो पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है ना। तो क्या होगा कि इससे कब्ज की दिक्कत आने लगती है। और क्या होता है? इससे चाय पीने से ज़्यादा भूख मर जाती है। क्या होती है? भूख मर जाती है। और क्या होगा? पाचन तंत्र प्रभावित होगा। पाचन तंत्र प्रभावित होता है।
होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा। पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा। पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा। और बात की जाए पोषक तत्वों की, तो इसमें क्या है, कैल्शियम और आयरन है। क्या है, कैल्शियम और आयरन है ना। ये दो पोषक तत्व होते हैं जिनका अवशोषण नहीं होने देगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाय पीता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे होंगे कि चाय सबको पसंद आती है। अभी किसी के घर जाइए तो पहले क्या है, पहले चाय देते हैं, तो पानी देंगे, चाय देंगे, मतलब चाय जो है वो देने, मतलब सबको चाय पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के घर जाइए तो बहुत कम ऐसे घर होंगे जहाँ पर ये फलों का जूस या फल काट कर दे दिया जाता होगा। ज़्यादातर घरों में क्या होगा कि चाय ही दिया जाता है। तो पोषक तत्वों का ये, जो कि जानते हैं कि ये नुकसान भी करता है, लेकिन जो चीज़ें घर में चली आ रही हैं कि सबको चाय ही पूछा जाता है, तो चाय जो है, ज़्यादा चाय पीने से कब्ज की दिक्कत आने लगती है, भूख मर जाती है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा। और बात की जाए पोषक तत्व कौन कौन से, तो कैल्शियम और आयरन का। और क्या होगा इससे, स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। और ये क्या है कि स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है। तो ये हम लोगों ने चाय के बारे में देखा। और हम चाय के देखते हैं, चाय के संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चाय को स्वाद देता है, वह क्या है। चाय के संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण, चाय के संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चाय को जो स्वाद देता है, वो क्या है, कैफीन है, पॉलीफेनॉल्स है, और क्या है, आवश्यक तेल। आवश्यक तेल। तो ये तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स और आवश्यक तेल। ये क्या करती हैं, ये चाय में स्वाद देती हैं, टेस्ट के लिए होती हैं। अब देखते हैं कि चाय में, चाय की ताज़ी पत्तियों में क्या होता है। चाय की ताज़ी पत्तियों में क्या क्या होता है, कैरोटीन और विटामिन बी। चाय की ताज़ी पत्तियों में कैरोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी होता है। और क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो हमने क्या देखा, चाय की ताज़ी पत्तियों में क्या क्या होता है, कैरोटीन, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ना। अब हम देखते हैं कि हरी पत्तियों में, हरी चाय पत्तियों में पत्तियों का रंग नहीं बदलता। और इस है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके उत्पादन विधि में खमीरीकरण क्रिया नहीं की जाती। खमीरीकरण क्रिया नहीं की जाती, जबकि काली चाय, जबकि काली चाय पत्तियों, जबकि काली चाय में हरी चाय पत्तियों का रंग नहीं बदलता, क्योंकि इनके उत्पादन विधि में खमीरीकरण क्रिया नहीं की जाती। जबकि काली चाय में क्या की जाती है, खमीरीकरण की जाती है। जबकि काली चाय में खमीरीकरण
क्रिया की जाती है जिससे उसका रंग बदल जाता है, जिससे उसका रंग बदल जाता है ना। और ये क्या होते हैं कि सभी खमीरीकृत सभी हमने क्या देखा कि पहले ये देखिए कि जो मतलब क्या समझा हमने कि जो काली चाय होती है उसे खमीरीकृत करके बनाया जाता है ना, और हरी चाय को जिससे क्या होता है उसको खमीरीकृत करके बनाया जाता है जिससे उसका रंग बदल जाता है। लेकिन हरी चाय को खमीरीकृत करके नहीं बनाया जाता जिससे उसका रंग नहीं बदलता है। लेकिन अगर सेमी यानी अर्ध खमीरीकृत की बात की जाएगी तो सेमी खमीरीकृत कौन सी होती है या अर्ध खमीरीकृत क्या होता है, अभी आगे हम लोगों ने पढ़ा है। सेमी खमीरीकृत चाय क्या होती है, आलांग टी होती है। तो हमने क्या देखा, हरी चाय को देखा, काली चाय को देखा, मतलब कौन सी चाय खमीरीकृत करके बनाई जाती है, कौन सी चाय अर्ध खमीरीकृत करके बनाई जाती है और कौन सी चाय जो है खमीरीकृत करके नहीं बनाई जाती है। ये तीनों चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं चाय उत्पादन का क्रम, जो कि ये क्वेश्चन आता है और इसका सीरियल क्रम लगाने को आता है। पहले हम चाय के पत्ती को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, यानी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, जिसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। चाय के उत्पादन क्रम तो पहले चाय की पत्तियों को क्या करेंगे, हम हार्वेस्टिंग का काम करेंगे। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग यानी क्या करेंगे, चाय यानी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग यानी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, फिर विदरिंग, फिर पत्तियां वो क्या हो जाती हैं, कुम्हलाती हैं। विदरिंग कुम्हलाना ना, पत्तियां क्या होती हैं, कुम्हलाती हैं। फिर रोलिंग करते हैं, रोलिंग, ये रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि रोलर फेरना, फिर फर्मेंटेशन ना, और फर्मेंटेशन में क्या हुआ, खमीरीकृत ना, फिर फायरिंग हवा देकर सुखाना, फिर सॉर्टिंग यानी क्या होता है कि छांटना, सॉर्टिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्लेंडिंग मतलब मिलाना। फिर उसके बाद क्या हुआ, पैकिंग यानी पैक करना। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पहला क्या है, चाय के उत्पादन को क्रम। इसका उत्पादन का क्रम कैसे हम लोग करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं कि चाय की पत्ती को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तोड़ कर इकट्ठा करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हार्वेस्टिंग बोला जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको तोड़ कर जब हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसको विदरिंग करते हैं, मतलब कुम्हलाते हैं। पत्तियां क्या होती हैं, वो कुम्हला जाती हैं। उसके बाद क्या कहता है, रोलिंग किया जाता है, उस पर रोलर को फेरा जाता है। फिर फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग खमीरीकृत करते हैं ना। और उसके बाद क्या किया जाता है, फायरिंग किया जाता है, उसे सुखाया जाता है ना, हवा देकर सुखाना। फिर सॉर्टिंग करते हैं,
छटाई करते हैं, कौन कौन सी पत्तियाँ सही हैं, कौन सी सही नहीं है, उसकी छटाई करते हैं। फिर ब्लेंडिंग, फिर सब कुछ क्या करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं, फिर उसको पैक कर देते हैं ना। और वही चाय क्या होती है, सब घरों में भेज, मतलब उसको मार्केट में जाता है, मार्केट से घरों घरों में जाता है, वही चाय बनती है और सब पीते हैं। तो क्या क्रम था, हार्वेस्टिंग, विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, फायरिंग और क्या, सॉर्टिंग, ब्लेंडिंग, पैकिंग ना। ये चीज़ें हार्वेस्टिंग, विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, फायरिंग और सॉर्टिंग, ब्लेंडिंग और क्या कि ब्लेंडिंग, फिर पैकिंग, ये चीज़ें हैं। अब हम लोगों ने चाय के बारे में पढ़ा, चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन, टैनिन, महक किस वजह से होती है, कैफीन की मात्रा कितनी होती है, सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं कॉफ़ी के बारे में, क्या कॉफ़ी क्या होती है। कॉफ़ी, अब कॉफ़ी के बारे में देखते हैं, ये किससे होता है, ये पेड़ के बीज से प्राप्त होता है, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है, पेड़ के बीज से प्राप्त होता है और कैसा पदार्थ है, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। और क्या करता है, ताजगी प्रदान करता है, ताजगी प्रदान करता है कॉफ़ी। और क्या करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है। और बात की जाए देखिए कॉफ़ी की, तो वो किससे प्राप्त होता है, पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। लेकिन जो चाय थी वो क्या थी, पत्तियों से प्राप्त हो रहा था। और उसमें 3 प्रकार की चाय हम लोगों ने पढ़ी ना, उसमें हम लोगों ने ऐसे तो कई प्रकार की चाय पढ़ी, जिसमें क्या है, काली चाय, हरी चाय और इस तरीके से। और ये पेड़ के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है, ये स्फूर्ति प्रदान करता है, ताजगी प्रदान करता है, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। अब बात की जाए तो ये जो चाय है, ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी वृक्ष की अनेक प्रजातियां होती हैं, अनेक प्रजातियां होती हैं। और यह किससे प्राप्त होता है, यह पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। तो कॉफ़ी वृक्ष की अनेक प्रजातियां होती हैं, यह पेड़ के बीज से प्राप्त होती है। मुख्यतः 3 वृक्षों से प्राप्त की जाती है। मुख्यतः किससे, मुख्यतः 3 वृक्षों से प्राप्त की। अब वो वृक्ष कौन कौन से हैं, पहला है कॉफ़ी अरेबिका। पहला क्या है, कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी अरेबिका। और ये इसकी बात की जाए तो ये उत्तम कोटि की कॉफ़ी होती है, ये मतलब बहुत अच्छी कॉफ़ी होती है, ये उत्तम कोटि की कॉफ़ी। और दूसरा क्या होता है, कॉफ़ी रोबस्टा। दूसरा क्या है, कॉफ़ी रोबस्टा। और ये कैसी कॉफ़ी होती है, ये निम्न कोटि की कॉफ़ी होती है, इसमें ये निम्न कोटि की कॉफ़ी होती है ना। तो कॉफ़ी अरेबिका ये उत्तम कोटि की कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी रोबस्टा ये निम्न कोटि की कॉफ़ी होती है। अब बात की जाती है किसकी, कॉफ़ी लिब्रिका। कॉफ़ी लिब्रिका, कॉफ़ी लिब्रिका जो होती है
ये भी कैसी कॉफ़ी होती है? कॉफ़ी लिब्रिका, ये भी निम्न कोटि की होती है। तो कॉफ़ी अरेबिका उत्तम कोटि की कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी रोबस्टा ये भी निम्न कोटि की कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी लिब्रिका, कॉफ़ी के जो पौधे होते हैं, हमने क्या देखा कि कॉफ़ी किससे प्राप्त होते हैं? वृक्ष की अनेक प्रजातियां होती हैं। यह पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। यह 3 वृक्षों से प्राप्त होता है। 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी रोबस्टा, कॉफ़ी लिब्रिका, ये 3 वृक्ष हैं। और सबसे अच्छी कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? कॉफ़ी अरेबिका से ना। और ये किससे प्राप्त होता है? ये बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है। अब देखते हैं कॉफ़ी का उद्गम स्थल कहाँ है? अफ्रीका है। कॉफ़ी का उद्गम स्थल अफ्रीका के अन्य भाग हैं। कॉफ़ी का उद्गम स्थल अफ्रीका ना, उद्गम स्थल। अब संसार में उत्पन्न होने वाला आधा कॉफ़ी 50% अकेले ब्राज़ील में होता है। 50% अकेले कहाँ? ब्राज़ील में। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में ना। और कितना? वो भी 50%, अकेले 50% कॉफ़ी कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है। और आगे देखते हैं कि कॉफ़ी का पेड़ कितना होता है? 6 से कितना? 20 फीट तक ऊंचा सदाबहार होता है। और कॉफ़ी का फूल कैसा होता है? कॉफ़ी का फूल सफ़ेद रंग का होता है। कॉफ़ी का फूल सफ़ेद रंग का होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा? कॉफ़ी का पेड़ 6 से 20 फीट तक का ऊंचा होता है। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा 50% कहाँ? सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ील में होता है। कॉफ़ी का फूल किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। अब देखेंगे कॉफ़ी के संगठन के बारे में। कॉफ़ी का संगठन, इसमें महक होती है, तीखापन होता है, इसमें उत्तेजना होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब महक किसकी वजह से होती है? अब महक, और दूसरा क्या है? उत्तेजना, और तीसरा तीखापन। अब महक की बात की जाए तो ये महक जो होती है वाष्पशील तेल की वजह से होती है। महक वाष्पशील तेल की वजह से होती है। उत्तेजना की बात की जाए तो इसमें कैफीन होती है उत्तेजना के लिए, और वो भी उसकी मात्रा 6 से 20% 16 से 20% होती है। कितनी? 16 से 20% होती है कैफीन की मात्रा। अब बात की जाए तीखापन की तो इसमें शर्करा के नष्ट होने से क्या? तीखापन आ जाता है। तीखापन आ जाता है। और ये शर्करा नष्ट क्यों होती है? इसका जिम्मेदार कैफीन होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? कॉफ़ी का संगठन में 3 चीज़ें होती हैं, महक, उत्तेजना, और तीसरे नंबर पे क्या है कि तीखापन। महक जो है वो वाष्पशील तेल की वजह से है, और उत्तेजना किसकी वजह से है?
कैफीन की वजह से है। और अगर बात की जाए तीखापन की तो वो भी शर्करा के नष्ट होने से तीखापन आ जाता है। इसका जिम्मेदार कौन होता है? कैफीन। और कैफीन जो है वो कैफीन की मात्रा कितनी है? 16 से 20% होती है कॉफ़ी में। तो हम लोगों ने देखा कि कॉफ़ी तीन तरीके की होती हैं और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? 50% पूरा अकेले ब्राज़ील में। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब आगे देखते हैं कॉफ़ी से हानियाँ। अब कॉफ़ी से हानियाँ क्या हैं? कॉफ़ी जो है ये हृदय गति इससे बढ़ जाती है। हृदय गति बढ़ जाती है। और बात की जाए तो इससे क्या होता है? नींद कम आती है। नींद कम आती है और पाचन तंत्र खराब होता है। तंत्र खराब होता है। नाड़ी तंत्र प्रभावित होती है। नाड़ी तंत्र प्रभावित होती है। और क्या? भूख मर जाती है। तो हमने क्या देखा? कॉफ़ी से हानियाँ कौन कौन सी है? इससे हृदय गति प्रभावित होती है और क्या होता है? नींद कम आती है, पाचन तंत्र खराब होता है और नाड़ी तंत्र जो भी है प्रभावित होती है और क्या होता है? भूख मर जाती है। ये सब कॉफ़ी से हानियाँ होती हैं। कॉफ़ी चाय ये सब क्या होती है? कॉफ़ी चाय ये सब हमारे शरीर के नुकसानदेह होती है। हरी चाय जो होती है जो कि खमीरीकृत करके नहीं बनाई जाती वो क्या हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। और क्या होता है कि अगर जो हम लोगों ने क्या पढ़ा? अलांग टी ये क्या होती है? सेमी खमीरीकृत करके बनाई जाती है। अब देखते हैं कि कोको या चॉकलेट, ये कॉफ़ी के बारे में हमने देखा। अब कोको या चॉकलेट के बारे में देखते हैं। कोको या कोको एवं चॉकलेट, ये कोको एवं चॉकलेट जो होता है ये किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ये कोको किस वृक्ष से? थियोब्रोमा नामक वृक्ष से प्राप्त या थियोब्रोमा नामक वृक्ष के बीज से तैयार किया जाता है। के बीज से तैयार किया जाता है और कोको को फल से बीजों को अलग करके खमीरीकृत किया जाता है। कोको को क्या करते हैं? फल से बीजों को अलग करके खमीरीकृत किया जाता है ना, खमीरीकृत किया जाता है। इससे उसका क्या हो जाता है? तीखापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इससे उसका तीखापन समाप्त हो जाता है एवं रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद बीजों को भूना जाता है और भूनने के बाद
कोको क्या होती है, सुगंधित हो जाती है। तत्पश्चात बीज के कड़े आवरण को तोड़कर क्या करते हैं, बीजों को पीसते हैं। बीजों को पीसते हैं। तो हमने इतना पहले समझा, इतना हम लोग समझते हैं कि कोको और चॉकलेट कैसे तैयार किया जाता है। कोको जो है ये किस पेड़ से, थियोब्रोमा नामक वृक्ष के बीज से तैयार किया जाता है। थियोब्रोमा क्या है, एक वृक्ष है जिससे कोको तैयार किया जाता है। देखिए इसको बस ऐसे नॉर्मल सुनिए, ये समझ में आ जाएगा क्या है, कौन से वृक्ष से, थियोब्रोमा नामक वृक्ष से क्या तैयार किया जाता है, कोको तैयार किया जाता है। अब कोको को उसी से तैयार किया जाता है। कोको को फल से बीजों को अलग करके खमीरीकृत किया जाता है। उसका जो फल होता है उससे बीजों को अलग करके बीज को क्या करते हैं, खमीरीकृत करते हैं। और जब खमीरीकृत किया जाता है उससे उसका तीखापन, जो उसमें कड़वापन होता है, तीखापन होता है, वो समाप्त हो जाता है। और इसके जब उसको खमीरीकृत करते हैं, जब कड़वापन समाप्त हो जाता है तो इससे क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन आता है। फिर बीजों को क्या किया जाता है, भूना आएगा। और जब भूनते हैं तो भूनने की क्रिया के पश्चात क्या होगा, कोको जो होती है वो सुगंधित हो जाती है। और उसके पश्चात क्या होती है, बीज के कड़े आवरण को तोड़कर बीजों को पीसते हैं। देखिए ये सीधे क्रम में लगाने को आता है कि पहले कोको के फल को क्या करेंगे, बीजों को अलग करेंगे, या तो पहले खमीरीकृत करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो जब ये पूरा एक बार समझ में आए रहेगा तो उस समय लगाने में आसानी रहेगी। कोको एवं चॉकलेट, कोको को थियोब्रोमा नामक वृक्ष के बीज से तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद कोको को फल से बीजों को क्या करेंगे, जो फल होता है कोको का, उसके फल से बीजों को अलग करेंगे। जब बीजों को अलग करेंगे उसके बाद उसे खमीरीकृत करेंगे। और जब खमीरीकृत करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, उसका तीखापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। और क्या होगा कि तीखापन समाप्त होने से उसके रंग में भी परिवर्तन आता है। और जब रंग परिवर्तन आता है उसके बाद क्या करते हैं, उस बीजों को भूनते हैं। और बीजों को जब भूनते हैं तो उसमें से सुगंध आती है ना, वो सुगंधित हो जाता है। तत्पश्चात उसके कड़े आवरण को तोड़कर बीजों को पीस लेते हैं। अब जब हम पीस लिए उसके बाद क्या होगा, बीजों को पीस लेते हैं। जिससे क्या होती है कि बीजों को पीसने के बाद जिससे वसा अलग हो जाती है, जिससे वसा क्या होगी, वसा अलग हो जाएगी ना। उसको अलग कर लेंगे भूनने के बाद, उसके बाद उसको तोड़कर जब अलग कर लेंगे उसके बाद उसको पीस लेंगे। जिससे पीसने के बाद क्या होगा, वो वसा जो होती है जिससे वसा का अधिकांश भाग जो है, जिससे क्या होगा कि वसा का अधिकांश भाग अलग हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब बचे हुए भाग को क्या करेंगे, सांचे में जमा कर सुखाया जाता है। जमा कर और इस सूखे पदार्थ को महीन पीस लेते हैं। इस सूखे पदार्थ को महीन पीस लेते, और जो कि क्या कहलाता है, और जब उसको पीस लिए जो कि कोको पाउडर कहलाता है। कोको पाउडर कहलाता है। तो इससे क्या होता है, जो कि कोको पाउडर कहलाता है। और यही तथा वसा युक्त जमा भाग, तथा वसा युक्त जमा भाग चॉकलेट कहलाता है। तो
देखिए कोको में फ़ैट नहीं होता, लेकिन चॉकलेट जो होता है उसमें फ़ैट होता है ना। तो चॉकलेट में फ़ैट कितना होता है? चॉकलेट में फ़ैट 50% होता है, लेकिन परंतु कोको की बात की जाएगी, परंतु कोको में कितना 20% होता है। कोको में स्टार्च की बात की जाएगी, कोको में स्टार्च 11% होता है, और चॉकलेट में स्टार्च जो है वो 8% होता है ना। तो इतना हम लोगों ने समझा क्या कि चॉकलेट में फ़ैट 50%, कोको में 20%, अब स्टार्च कोको में 11%, चॉकलेट में 8% ना। स्टार्च जो है वो किसमें? कोको में ज़्यादा है और चॉकलेट में कम है, लेकिन फ़ैट जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें है? वो फ़ैट जो है वो सबसे ज़्यादा कोको में है। तो हम लोगों ने कोको और चॉकलेट के बारे में पढ़ा, और किससे? कॉफ़ी से हानियाँ पढ़ी, चाय की हानियाँ पढ़ी, और हमने क्या पढ़ा कि ये जो कोको है ये किस वृक्ष से प्राप्त होता है? थियोब्रोमा नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, और इसके बीज से हम लोग निकालते हैं, इसको पीसते हैं ना, और इसको क्या करते हैं? भूनते हैं, भून के क्या करते हैं? पाउडर बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और यही सीरियल क्रम में लगाने को आता है। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगी कि क्या होता है, कि कैसे इसको सांचे में जमाया जाता है, फिर सूखे पदार्थ को जमा लेते हैं और वो जम जाता है, सुखा दिया जाता है, फिर सूखे पदार्थ क्या करते हैं? उसको पीस लेते हैं, और जो कि पाउडर कहलाता है ना, और तथा वसा युक्त जो जमा भाग होता है वो क्या कहलाता है? चॉकलेट कहलाता है। तो इतनी चीज़ें हमने क्या पढ़ी? पेय पदार्थ के बारे में पढ़ा। पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कोई नशा देने वाले होते हैं, कोई उत्तेजना प्रदान करने वाले होते हैं, कोई हमें क्या करते हैं कि हमें ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, कोई हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमने कई प्रकार के पेय पदार्थ के बारे में पढ़ा ना, जिसमें फलों का रस था, और अगर बात की जाए तो कोई नशा जो प्रदान करते हैं उसमें शराब है, गांजा है, और क्या ताड़ी है, और क्या काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। तो जो कि और क्या होती है, कुछ हम लोगों ने पढ़ी कार्बनिक पेय पदार्थ, कुछ हम लोगों ने पढ़ा नॉन कार्बनिक यानी अकार्बनिक पेय पदार्थ। तो हम लोगों ने कार्बनिक पेय पदार्थ में क्या पढ़ा था कि कार्बनिक पेय पदार्थ में क्या होता है? कोको कोला है, मिरिंडा है और लिम्का है, ये सब चीज़ें कार्बनिक पेय पदार्थ में पढ़ी। तो ये सब चीज़ें क्या है कि पेय पदार्थ के बारे में हमने देखा। फिर हम लोगों ने चाय के बारे में डिटेल में पढ़ी, फिर कॉफ़ी हमने जाना कॉफ़ी क्या होता है, और चॉकलेट और कोको के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास जो है ये इतनी कंप्लीट हुई, और अब हम लोग नेक्स्ट डे दूसरे किसी टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए अब टेक्सटाइल में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं न्यूट्रिशन साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, काफ़ी चीज़ें बहुत होगा, 10-12 क्लासें और चलेंगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्सटाइल को, और कोशिश करेंगे कि देखिए जो मतलब जितना हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको कवर कर लिया जाए। तो आज के लिए आप लोग भी अब पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।